वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय स्थापत्य कला। और भारतीय स्थापत्य कला में हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्यकालीन स्थापत्य कला, यानी मौर्य काल के बारे में हम स्थापत्य के विकास और उसके डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं उसकी उन्नति के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो है मौर्य काल का कितना योगदान रहा भारतीय स्थापत्य कला के विकास में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आज हम शुरू करेंगे महाबोधि मंदिर। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, महाबोधि मंदिर से। तो जो महाबोधि मंदिर है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में है। और ये बोध गया कहाँ पड़ता है, बिहार में। इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, लेकिन जब ये जो है ये टूट फूट गया था, यानी कुछ इसमें जो क्षति विक्षति हो गई थी इसका, तो दोबारा जीर्णोद्धार कराया गया और वो 1883 में कराया गया। जो महाबोधि मंदिर है यह जो है 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये थी जानकारी कुछ जो इम्पोर्टेंट थी महाबोधि मंदिर के बारे में। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मूर्तिकला, यानी कि जो मौर्य काल में मूर्तिकला का जो विकास हुआ है उसके बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य काल था उसमें मूर्तिकला का वास्तविक इतिहास शुरू हुआ था, यानी कि मौर्य काल से ही मूर्तिकला का इतिहास प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। वैसे प्रारंभ हुआ तो देखिए, जैसे मूर्तियाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही भी मिली हैं, जो आपने देखी होगी। एक पुजारी की मूर्ति मिली थी, एक नृत्यांगना की मिली थी, लेकिन जो वास्तविक जो इतिहास है वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। तो देखिए, जो पहली मूर्ति है वो है चामर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति। चामर धारिणी जो यक्षिणी है, यह मूर्ति कहाँ से मिली है, यह मिली है दीदारगंज पटना से। और पटना कहाँ पड़ता है, आप सबको पता है, बिहार में। तो चामर धारिणी यक्षिणी की जो मूर्ति है वो दीदारगंज पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर मिली है। और इसकी खोज 1917 में हुई थी। ये पटना से मिली, तो वहीं का संग्रहालय है पटना संग्रहालय, वहीं पर इसको संग्रहित किया गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो चामर धारिणी यक्षिणी मूर्ति है इसकी आप इमेज भी देख सकते हैं। ये पटना बिहार में दीदारगंज से मिली है और इसकी खोज 1917 में हुई। नेक्स्ट है अजातशत्रु की मूर्ति, यानी परखम यक्ष भी इनको कहा जाता है। इनकी मूर्ति जो है, पहले इसकी माप देखिए कितनी है, ये 4.25 फीट की है। और यह कहाँ से मिली है, ये मूर्ति जो है मथुरा से मिली है। और मथुरा में मिली है तो इसीलिए वहाँ मथुरा के संग्रहालय में ही इसको संग्रहित कर दिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है वेशनगर की यक्षी प्रतिमा। एक वेशनगर में जो यक्षी प्रतिमा मिली है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, और ना ही ज़्यादा उपलब्ध है उसके बारे में। सिर्फ इसके बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसका संग्रह कहाँ है। इसका संग्रह कहाँ है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। नेक्स्ट है त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा। त्रिमुखी जो यक्ष प्रतिमा है ये कहाँ से मिली है, तो ये राजघाट वाराणसी से मिली है। और ये कहाँ रखी है, भारत कला भवन वाराणसी में। नेक्स्ट एवं लास्ट मूर्ति है सोपारा की यक्षी प्रतिमा। सोपारा की जो यक्षी प्रतिमा है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिला है और ना ही पूछा जाता है, बस इसका संग्रहालय पूछा जाता है, तो वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो ये मूर्तिकला थी मौर्यकालीन। और 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है वो उस समय लोक कला का प्रतीक थी। इसके अलावा जो ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ बनी हैं मौर्यकाल में, ये रेड सैंड स्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, ठीक है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, मौर्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध कौन राजा रहा है, तो आपको पता है कि मौर्यकाल का सबसे प्रसिद्ध, प्रतापी और कुशल, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाला राजा था, वो था अशोक। तो अशोक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ 1-2 पॉइंट मौर्यकाल के बारे में भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अशोक के बारे में कि अशोक के अभिलेखों या उसकी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में, यानी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये जो उपलब्धि है किसको मिली है, जेम्स प्रिंसेप को। उन्होंने सर्वप्रथम ही 1837 में अब जो अशोक हैं उनके अभिलेखों में जो लिपि थी उसको पढ़ा था। नेक्स्ट है अशोक के समय जो वेदिकाएँ बनी हैं उनको वेदी मड़ कहा जाता है। देखिए, वेदिकाएँ मतलब क्या होता है, रेलिंग।
आपने जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, जो सांची का स्तूप है उसके चारों ओर वेदिका यानी रेलिंग बनी हुई है, तो उसी को जो अशोक था उसके समय में वेदिगढ़ कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मौर्यों के वंशीय चिन्ह मयूर का अंकन सांची स्तूप के पूर्वी द्वार पर व लौरिया नंदनगढ़ की निचली सतह पर है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि जैसा आप सब जानते हैं कि जो मौर्य काल है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मयूर। ठीक है, अगर ट्रिक देखी जाए, अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए मोर और मयूर दोनों एक ही जैसे हैं, तो मौर्यों का राष्ट्रीय चिन्ह था मयूर। और ये सिर्फ नोटेड पॉइंट है कि जो मोर है इसका हमें 2 ही जगह पर चिन्ह मिलता है। कहाँ पर इनका जो अंकन है 2 जगह पर कहाँ पर मिलता है, तो एक तो सांची स्तूप के पूर्वी द्वार पर और दूसरा जो लौरिया नंदनगढ़ का स्तूप है उसके निचली सतह पर। लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तूप है उसके निचली सतह पर 2 पक्षी हैं, एक हंस और दूसरा मयूर, तो वहाँ पर भी हम मयूर जो है देखते हैं कि उसका अंकन हुआ है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के स्तंभ है। देखिए, हमने जब मौर्यकाल पढ़ा तो हमने देखा कि जो अशोक हैं उसने कितने स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो जब हम आगे पढ़ेंगे शुंग वंश, उसमें जो पुष्यमित्र शुंग था उसने इन सभी स्तूपों को तुड़वा दिया था, तभी इसको बौद्धों का हत्यारा भी कहा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो है मौर्य काल में जो वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने मिले हैं वो अशोक के स्तंभ भी हैं। अशोक के जो स्तंभ हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि हर एक स्तंभ के ऊपर कोई ना कोई पशु का अंकन मिला है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिला स्तंभों को अशोक की लाट कहा जाता है। ये तो आपको पता है कि जैसे राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अशोक की लाट। तो इसी तरह जो है जितने भी अशोक के शिला स्तंभ हैं उनको अशोक की लाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ की वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि सारनाथ का स्तंभ है वो सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है, जिस पर 3 शेर बने हुए हैं और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। नेक्स्ट है अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। देखिए 2 पॉइंट हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं। पहला है अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ और दूसरा है अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख। पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर प्रसिद्ध स्तंभ की बात करी जाए तो वो है सारनाथ का स्तंभ, जबकि अगर प्रसिद्ध स्तंभ लेख की बात करी जाए वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश लेख हैं उनकी लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी, और जो भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन जो उनके समय राजकीय भाषा थी यानी जो बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। देखिए इस समय 3 पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। लेखों की जो लिपि है लेखों की वो है ब्राह्मी, जो उसमें भाषा उन लोगों की चलती थी वो प्राकृत थी, मतलब जो भाषा थी, और लेकिन जो राजकीय भाषा थी वो थी पाली। नेक्स्ट है अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, 7वां अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अशोक का सार एक कुना लेख द्विलिपीय लेख है। देखिए जो अशोक का सार एक कुना लेख है जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में भी कंधार में स्थित है, वो द्विलिपीय है, जो कि द्विलिपीय मतलब 2 लिपि में लिखा गया है, यूनानी प्लस अरमेक। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अशोक का कुल दारुत अभिलेख अरमेक लिपि में है जो अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए जो सारे कुना लेख है वो यूनानी और अरमेक दोनों में है, लेकिन जो अशोक का दूसरा अभिलेख है कुल दारुत, ये सिर्फ अरमेक लिपि में है और ये दोनों ही अभिलेख जो हैं वो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशोक वर्धन। और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जैसा आप सब जानते हैं कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इतना नरसंहार हुआ था कि वह अंदर से उसकी रूह कांप गई थी, तो उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया एवं हिंसा से बिल्कुल दूर हो गया था। तो जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने शिक्षा भी देखी, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए किसी न किसी शिक्षक की या किसी न किसी पुजारी की या किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उस धर्म का जो है ज्ञाता हो। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी, उपगुप्त से ली थी। नेक्स्ट अशोक की माता का नाम क्या था, तो शुभद्रांगी था। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और इस वीडियो के साथ ही समाप्त होता है आपका मौर्यकालीन स्थापत्य। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शुंग काल के बारे में कि शुंग काल का शासक कौन था और शुंगकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।